नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इंटरव्यू श्रृंखला की अगली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी इंटरव्यू देख रहे हैं जिसमें आपको ग्रुप डी के बारे में, एनटीपीसी के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में लगातार कई सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। अगर आपने इससे पहले की इंटरव्यू वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, छोटी छोटी है 10 मिनट 15 मिनट की, जिससे आपको जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि रेलवे, उसमें जाने के बाद क्या होगा वो सब चीज़ें समझ में आएंगी, तो वो एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि अगर हमारा ग्रुप डी का पेपर होता है और हम यहाँ पर CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में जाते हैं, यानी जब हमें फिजिकल देना होता है, तो उस समय फिजिकल के समय में हमें किन किन चीज़ों का सावधानी रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको एनटीपीसी में सेलेक्टेड लोगों से जानने को मिलेगा जो ग्रुप डी का फिजिकल देकर आए हुए हैं। इसके अलावा मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती है और प्रमोशंस के क्या क्या रास्ते आपके साथ खुलने होंगे, वो सारी चीज़ों को इस इंटरव्यू वाली सीरीज में आइए हम लोग साथ में मिलकर देखते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो साथियों, आज हम लोग के साथ है एनटीपीसी 2019 से सिलेक्टेड 3 साथी जुड़े हुए हैं जो जिनकी पोस्टिंग लखनऊ में ही है। हम एक एक करके एनटीपीसी में हर एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे कि एनटीपीसी में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो किस पोस्ट पे आपको काम क्या करना होता है, कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग किस तरह से देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पता है कि अभी हाल ही में ग्रुप डी के फॉर्म भी शुरुआत हो रहे हैं, तो ग्रुप डी में भी आपको किस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है बच्चों के लिए, या खास करके लड़कियों के लिए सबसे बेहतर एनटीपीसी या ग्रुप डी में क्या हो सकता है, इन सभी पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो एक एक करके आपको सभी से मिलाते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हरदेश, जिनकी ज्वाइनिंग एनटीपीसी 2019 वाले से हुई है, लखनऊ में अभी ये पोस्टेड है। तो हरदेश, आपका जो है वो पोस्टिंग किस पोस्ट पर है? मैं सर यहाँ पे लेवल 2 वाली पोस्ट पे हूँ। लेवल 2 पर है, स्टोर में? हाँ, स्टोर डिपार्टमेंट है मेरा। और मेरा काम है उसमें जैसे कोई भी लेटर टाइपिंग होती है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ से संबंधित जो भी ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी कार्य हैं, वो जैसे हमारे जो अधिकारी हमें ऑर्डर देते हैं उस हिसाब से हम टाइप वगैरह करके उनके लिए अवेलेबल कर देते हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश कुमार जी, और दिनेश जो है ये भी एनटीपीसी 2019 से सिलेक्टेड है। लखनऊ में इनको जो है पोस्टिंग मिली हुई है। दिनेश से जानेंगे सबसे पहले तो पोस्टिंग लखनऊ में किस पोस्ट पर है ये, और ज्वाइनिंग करे हुए लगभग कितना समय होगा दिनेश? नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं RRB एनटीपीसी 2019 वाली भर्ती से सिलेक्ट होकर आया हूँ और अभी कलर कम टाइपिस्ट जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है रेलवे का, रेलवे मंत्रालय का, उसमें चारबाग जो वर्कशॉप है उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, जिनकी भी ज्वाइनिंग एनटीपीसी 2019 वाली भर्ती से और अभी ये लखनऊ में पोस्टेड है। चेतन से जानेंगे किस पोस्ट पर अभी इनकी ज्वाइनिंग है और साथ ही साथ काम क्या होता है इस पोस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर क्लर्क में स्टोर डिपार्टमेंट में लखनऊ में कार्यरत हूँ। जो इसमें स्टोर डिपार्टमेंट आपका और आपका सेम ही है? सेम ही है, ठीक है। तो काम भी पूरी तरीके से लगभग सेम ही है कि अलग कुछ है? लगभग सर इसमें पोस्ट अलग, मतलब होता जूनियर क्लर्क ही है। काम जैसे मैं अगर डिपो के अंदर बोलेंगे तो मेरा काम लेजर कीपर का है, उनका काम कॉन्फिडेंशियल है। तो मेरा काम जैसे लोगों को कोई मटेरियल चाहिए तो उसका स्टोर का काम हमारा मेन रहता है। कोई भी मटेरियल होता है रेलवे का, उसका स्टोर कीपिंग का काम रहता है। तो अगर जो भी कोई डिमांड जनरेट करनी होती है, मटेरियल प्रिक्योरमेंट का काम होता है, मटेरियल प्रिक्योर करना है तो उसको हम 3 महीने 4 महीने या 2 महीने पहले आइटम मंगवा के रखते हैं। तो उसमें डिमांड जनरेट करने का काम मेरा रहता है। दूसरा चीज़ ये भी बच्चा पूछता है कि क्या वो फिजिकल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ग्रुप डी का। तो क्योंकि जो हरदेश भाई वो ग्रुप डी के फिजिकल 2018 वाली 19 वाली दोनों ही भर्तियों से गुजरे हैं, तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, कुछ ऐसा जो चैलेंज वाला रहा हो चीज़ें, उस पर भी बात करते हैं कि ग्रुप डी का फिजिकल कैसा होता है, चैलेंज क्या रहे ग्रुप डी के फिजिकल के दौरान। सर वैसे ज़्यादा टफ तो है नहीं, वैसे नॉर्मल ही है। जैसे बच्चों के लिए इसमें ज़्यादा घबराने की बात तो नहीं है। इसमें मेल जो रहता है उसके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रहती है, सब 4 मिनट और 15 सेकंड। फीमेल जो होती है उसके लिए समय रहता है 1 किलोमीटर के लिए 5 मिनट 40 सेकंड, लगभग 4.25 मिनट इसमें हो गया, और उसमें 5 मिनट 40 सेकंड 1 किलोमीटर दोनों को भाग कर सकते हैं। और सर एक वेट का वो रहता है 35 kg जो मेल रहता है, उसके लिए 2 मिनट का समय होता है। उसको 100 मीटर आना और जाना वो रहता है। इसमें भी नॉर्मली कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। और सर वैसे ये है कि बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि भाई दौड़ में जैसे कई लोग रहते हैं तो रेगुलर तैयारी करते हैं तो वही सक्सेस हो पाएंगे। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हाँ भाई 1 किलोमीटर दौड़ है, नॉर्मली हम कर लेंगे, तो वो चीज़ ऐसी जो मन में शंका है वो छोड़ ही दें ये चीज़।
हाँ मतलब बिल्कुल। मतलब कि डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये चीज़ मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं जो तैयारी करता था तो मेरा समय जाता था 5.25 मिनट 6 मिनट ऊपर निकलता था। कभी भी मैं मतलब 4.25 मिनट में तैयारी मतलब नहीं कर पाया। तो वहाँ जहाँ मतलब थोड़ा सा मोटिवेट काफ़ी सारे बच्चे, मेरा फिजिकल हुआ था अम्बाला, मैं RR से दिल्ली से फॉर्म डाला था, तो वहाँ पे मेरा अम्बाला वो आया था फिजिकल का सेंटर, तो वहाँ पे हुआ था। तो काफ़ी सारे बच्चों को साथ में देख करके हाँ कि भाई ये बच्चे कर सकते हैं। मुझसे पहले काफ़ी बच्चों को राउंड हो चुका था, जैसे शरीर में भी काफ़ी मतलब जैसे काफ़ी वजनी थे, तो उनको देख कर लगा कि हाँ कि भाई ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये होता भी है। जैसा जिम ही लोग जाते हैं तो जिम जाने का पर्पज़ ये नहीं होता कि यार लाइब्रेरी लोग बैठ के पढ़ते हैं, वो उससे ये पर्पज़ सॉल्व होता है भाई हम घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी जाने से फ़ायदा हो जाता है कि एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और वो किसी भी चीज़ में सबसे ज़रूरी है। तो दौड़ अगर अकेले करेंगे तो आप एक्चुअली खुद भी दौड़ के आप देखेंगे ना तो 1 किलोमीटर कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे मिनिमम आपको लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ में कोई है जो आपको लगातार मोटिवेट कर रहा है, आप बच्चों को देख रहे हैं भाई सब कर रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 मिनट 3.5 मिनट 4 मिनट आपके 20-25 दिन के प्रैक्टिस से आ जाएंगे। 4 मिनट तो 20 दिन आदमी प्रैक्टिस बिल्कुल कर ले सर। नहीं, कई लोगों के बीच में ये रहता है कि हाँ 1 किलोमीटर नॉर्मली दौड़ है, हम ये चीज़ निकाल लेंगे, हल्के में लेते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। और जो 35 किलो की बोरी हम उठाते हैं उसमें कोई समस्या? उसमें सर नॉर्मल ये है कि जैसे वो जाते समय आते समय वो चीज़ नीचे गिरनी नहीं चाहिए, बस ये है, और कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिजिकल को लेके हेडेक बिल्कुल लेने की आवश्यकता नॉर्मल है, उसमें हेडेक की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में काफ़ी ट्यूशन रहते हैं छात्रों के कि हम चश्मा लगाए हुए हैं कि हम फेल हो जाएंगे मेडिकल में, तो ऐसा नहीं है। इसमें 14 तरह की पोस्ट है, तो सभी का मेडिकल अलग अलग है। जैसे इसमें जो पॉइंट्स मेन है उसमें चश्मा अलाउ नहीं है। जैसे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो आप पॉइंट्स मैन, ट्रैक मैन और एक ट्रैक मशीन, इनमें अगर आप विकलांग हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी आप किसी भी कैटेगरी में विकलांग हो आप इसमें सभी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ 1-2 पोस्ट हैं जिसमें जो VI वाले कैंडिडेट है, VI PWD से, वो नहीं कर सकते सब पोस्ट में। अच्छा, ग्रुप डी के अगर हम मेडिकल की बात करें या NTPC की मेडिकल में, तो कुछ अंतर है क्या दोनों में कि सेम है? नहीं, नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना वो नहीं है। क्योंकि हम खुद घबराए थे, क्योंकि हमारा जो मेडिकल हुआ था, क्या पता मेडिकल में जल्दी जल्दी आज कुछ नहीं करना, कुछ गलत चीज़ नहीं खाना, क्या पता हमें यूरिन टेस्ट करेंगे तो क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी। बाकी जो 30+ एज वाले थे उनका यूरिन टेस्ट हुआ था, बाकी किसी का और का नहीं। यूरिन टेस्ट करने का मेन कारण क्या है? उनका जैसे डायबिटीज़ वगैरह चेक करते हैं। अच्छा, है ना, तो उसमें जैसे किसी का डायबिटीज पॉजिटिव आ गया मान लेते, क्योंकि इस समय तो वो नॉर्मल है ना रोग, फिर उसका क्या? नहीं, फिर भी सिलेक्शन तो होगा, लेकिन उसकी कुछ उसमें बस मेंशन करना होता है कि इसके ये बीमारी है, ये समस्या है। बाकी मतलब मेडिकल में इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्सरा टाइप से करवाते हैं। और अगर किसी के जैसे ये कुछ बच्चे की आती क्वेरी कि भाई 6ठी उंगली उसकी है इसी के साथ, तो उनके लिए फिर क्या है? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आराम? नहीं, आराम से नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल में कुछ ऐसा समस्या जो आपको लग रहा है भाई मेडिकल में ये दिक्कत आ सकती है, अभी से वो चीज़ों पर विशेष ध्यान दे बच्चा? नहीं, वो तो मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आती, बस जिस टाइम अपन जो देने जाते हैं ना उस टाइम दिक्कत आती है। जैसे मैं दिया तो मेरे को वो जैसे बॉक्स में दिखाते हैं ना आगे, जैसे अलग अलग चश्मा वाला कि दूरदृष्टि वाला, तो उसमें मेरे को इस आँख से अच्छे से दिख रहा था, इससे थोड़ा कम दिख रहा था, पर दिख तो रहा था क्लियर, लेकिन इतना मतलब उस टाइम घबरा रहा था मैं थोड़ा, क्योंकि रहता है ना कि यार नौकरी का मामला है, पूरा भविष्य का मामला है। लेकिन मैं तो अब ये बताऊंगा कि जो घबराना किसी को नहीं है, चाहे एग्जाम हो, चाहे मेडिकल हो या DV हो। अगर आपका मेडिकल में पास नहीं हुए तो आप री मेडिकल का दोबारा भी लगा सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स घट गए तो आप बाद में लगवा सकते हो। मतलब रेलवे का जो स्टाफ है ना वो मतलब इतना वो नहीं है, आपके अगर दिक्कतें हैं तो हर चीज़ का समाधान करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपके DV आज नहीं हुए तो आपको भगा दिए, नहीं सर। हम जिस दिन मेडिकल दिए थे 20-25 लोग थे तो लगभग सबका ही हो गया था, कोई भी बच्चा नहीं रहा था, सारे पास हो गए थे। यानी मेडिकल कोई बड़ा इशू रेलवे के लिए? वैकेंसीज भी खाली होती है, प्रमोशंस के मौके भी आपको थोड़े थोड़े रेलवे मिलते हैं, और रेलवे में ही प्रमोशन सबसे ज़्यादा भी होते हैं। क्लरिकल डिपार्टमेंट सबसे अच्छा प्रमोशन है सर रेलवे के अंदर। क्लरिकल डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रमोशन है, लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 5 में जाता है सर। मेरे वर्कशॉप में मेरे जानकार हैं काफ़ी, जो ग्रुप डी में आए थे, आज SSC है। मतलब ग्रुप डी में आए थे 1800 पे ग्रेड में, आज 4800 पे ग्रेड में हो ग्रुप डी से प्रमोशन हो के। मतलब आप ये मत सोचिए कि ग्रुप डी में है तो छोटी जॉब है,
बस आपको तो कैसे भी करके अगर एक बार स्टूडेंट नौकरी ले लिया ना, नौकरी ले लिया। रेलवे डिपार्टमेंट में आना चाहिए। फिर आप LDC GDC भी एग्जाम दे दो आगे, अगर आप में टैलेंट है, हुनर है, तो आप आगे काफी आगे जा सकते हो। इसी तरीके से MD क्लासेस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। जितना वो कोशिश हो पाएगा उतना रेलवे के लिए बेहतर करते रहेंगे और बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी। आप सभी का धन्यवाद बच्चों को इतने सारे इन्फॉर्मेशन। आपके चैनल का बहुत बड़ा सपोर्ट था, लास्ट तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। गुरुओं की वजह से हम सर जो अगर MD क्लासेस ना हो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता सर। आपने टेस्ट सीरीज भी डाली, वो सबसे जो मैं कनेक्ट हुआ उसकी वजह से मैं आज भी यहाँ पर। ये सभी बच्चे रेलवे के पिछले भर्तियों में सिलेक्टेड है और अगर आपका भी सपना है ग्रुप डी 2025 में अपना नाम बनाने का, तो जरूरत है शानदार तरीके से मेहनत करने की। और इस चीज को देखते हुए MD क्लासेस लेकर आया है उड़ान बैच, और इस बैच में आपको मिल रही होगी रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाली भारत की सबसे बड़ी टीम। यहाँ हर दिन आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल मिल जाता है, साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जाता है उसका आपको हैंड रिटन नोट्स PDF भी मिलता है। इसके अलावा एक दिन में पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स का आपको 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में भी मिलता है। और ये सारी चीज़ें आपको उड़ान बैच में मिलती हैं मात्र 599 रुपये में, वो भी ऑफर में। इसके लिए आपको कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका भी सपना ग्रुप डी 2025 में जाने का है तो MD क्लासेस ऐप को तुरंत डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर उड़ान बैच को चुनिए। यहाँ आपको प्राइज मिल रही होगी मात्र 599 रुपये बिना किसी कूपन कोड के साथ, और बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपका ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेने का। धन्यवाद, शुक्रिया।